पर अनधिकार चेष्टा नहीं बल्कि साधिकार चेष्टा करनी है, क्योंकि मैंने इस किताब में बहुत मेहनत की है। इस किताब का लोकार्पण इस समय जो हुआ है उसमें यदि मैं कुछ क्षण आपके न खराब करूं तो मुझे जीवन पर पछतावा रहेगा, क्योंकि मैंने अपनी किसी किताब को ऐसा मौका नहीं दिया कि मैं उस पर कुछ बोल सकूं। इस पुस्तक के लिखे जाने के पीछे कहानी है, और वो कहानी मैं आपको सुना करके ये नहीं बताऊंगा इस पुस्तक में है क्या। इस पुस्तक में 51 कविताएं हैं और वो सब इन्हीं की हैं। आज आपने 1 मिनट का मौन रखा और एक प्रोफेसर को सदा के लिए विदा कर दिया। 1 मिनट के अंदर भी किसी ने 30 सेकंड और किसी ने उससे कम समय उनका ध्यान किया होगा। एक दिन हमारा भी ऐसा ही आएगा कि 30 सेकंड में मामला खत्म हो जाएगा। जीवन बहुत बहुत छोटा है, लंबी है तकरार और न खींचो राह। जिस समय मैं विदेश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में आनंद से जीवन बिता रहा था, उस समय मुझे एक समाचार मिला कि प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा जी को पेरिस वर्ल्ड बुक फेयर में सरकार के द्वारा जाने का निमंत्रण मिला है। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इनकी गांठ से कोई पैसा खर्च नहीं होने वाला था, सब सरकार को देना था। लेकिन जहां जहां चरण पड़े, लेकिन मुझे इस बात की सूचना इसलिए मिली क्योंकि मुझसे ये अपेक्षा की जा रही थी कि मैं इनकी कुछ कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर दूं, जिससे वहां पर लोगों को ये पता चले कि हिंदी की इन कविताओं का यह अर्थ है। और मैंने तुरंत वे कविताएं स्वयं कवि के द्वारा छांटी गई थी। मैंने आनंदपूर्वक उन कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया और भेज दिया। वे कविताएं फेसबुक पर भी चली गई और उनका सत्कार हुआ, लोगों ने लाइक का बटन दबाया। उसके बाद कुछ ही दिन बीते होंगे कि सारी दुनिया में कोरोना का आगमन हुआ और मुझे घर पर वापस आने की आज्ञा मिली और मैं घर वापस आ गया। जैसे ही मैं घर पर वापस आया, अनेक कवि धड़ाधड़ मरने लगे, कुछ अस्पताल में पहुंच गए। भारत के शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक भी चले गए अस्पताल में, और एम्स में 3 कविताएं रोज लिखने लगे। वो जब जैसे ही कोई कवि का निधन होता, मैं तुरंत उसकी 1-2 कविता का अंग्रेजी में अनुवाद करता और फेसबुक पर RIP लिखकर भेंट कर देता। इतनी कविताएं हो गई। रमेश पोखरियाल निशंक जी की इतनी कविताएं मेरे पास आ गई कि वह कविता संग्रह के रूप में प्रकाशित हो गई। उस समय यह विचार हुआ कि कौन है इस अकाल संसार में इनकी कुछ कविताएं छांटी जाएं, जो उनको फिर भेंट की जाएं जो वंचित रह गए थे, वो फ्रांस वाले। कभी तो कोरोना ठीक होगा, कभी तो फिर मौका मिलेगा। तो फिर ये सोचा गया कि कुछ कविताएं छांटी जाए। लेकिन ये जो कविताएं छांटने का काम था, ये फिर मैंने किया। इसी दौरान कवि की ख्याति इतनी बढ़ गई थी कि 2 महान ग्रंथ, बड़े बड़े मोटे मोटे ग्रंथ लोगों ने लिख डाले, जो धूप के अक्षर के रूप में प्रकाशित हुए। उस समय मेरी ड्यूटी ये थी कि यदि मैं इस पुस्तक को, जैसा कि मैडम ने कहा पहले हिंदी होनी चाहिए, तो इनकी हिंदी तो पहले ही बहुत हो चुकी थी, तो मुझे अंग्रेजी में करने के लिए इसलिए लालायित होना पड़ा, क्योंकि जो कविताएं मैंने छांटी हैं इसमें, उनमें से कोई भी हिंदी के मिजाज की कविता नहीं है। वे कविताएं हैं जो यदि कोई दूसरे देश का व्यक्ति पढ़ेगा, जिसका मिजाज अंग्रेजी वाला है या पाश्चात्य है, उसको उनमें आनंद आएगा। मैंने वो प्रेम बना रहे टाइप की कविताएं
जिनको कवि सम्मेलनों में सुनकर लोग दाद खाज करते हैं, वो मैंने नहीं ली, बल्कि वे कविताएं ली जिनका मुख्य सरोकार आधुनिक जगत से है, जिनमें वॉर की बात है, उत्तराधुनिक, और जिसमें उत्तर आधुनिकता की बात है, जिसमें स्त्री की बात है, जिसमें आज के सरोकार हैं। जैसे कि एक कविता जिसके कारण से ये सारा प्रपंच वास्तव में करना पड़ा। सर ने एक कविता लिखी कि कोरोना के कारण उनकी क्या गति हो गई है, और वह कविता मैंने तुरंत ट्रांसलेट कर दी। एक दूसरी कविता है कि इस संग्रह की जो पहली कविता है, जैसे कि होता है स्तुति गान होता है, हमारी पहली कविता है, उसका हिंदी में अनुवाद करें तो उसका नाम है कुत्ता गति। हे भगवान, ये हमारी क्या गति हो गई है। इस प्रकार से प्रारंभ से लेकर अंत तक इसमें जो कविताएं हैं वह वे कविताएं हैं जो अंग्रेजी या पाश्चात्य मिजाज के लोगों को पसंद आएंगे, जो विदेशी विश्वविद्यालय में हिंदी का कोर्स करने वालों को समझ में आएंगी। इसलिए फिर वह दूसरी किताब छापी गई। दूसरी किताब आपने सुना होगा कि अनुवाद किया जाता है मूल ग्रंथ का, लेकिन हमने पहले अनुवाद किया, फिर हमें अनुवाद इतना पसंद आया, अनुवादक को अपना अनुवाद इतना पसंद आया कि उसने सोचा कि इस अनुवाद को मूल में तब्दील कर दिया जाए। तो मूल में 51 कविताएं तो थी, तो उसकी भूमिका को, जो बहुत लंबी भूमिका है 25 पेज की, यदि आप उस अंग्रेजी की भूमिका को अंग्रेजी में पढ़ें तो आपको पाश्चात्य आलोचना सिद्धांतों का पूरा ज्ञान हो जाएगा। यदि आप उसको हिंदी में पढ़ें तो आप सोचेंगे कि यह सारा ज्ञान हमारे हिंदी के विश्वविद्यालयों में या भारत के विश्वविद्यालयों में क्यों नहीं दिया जाता। इस दृष्टिकोण से कविताओं को देखना क्यों संभव नहीं है, पाश्चात्य आलोचना की भारत में ऐसी दशा क्यों नहीं है, या भारतीय आलोचना की इस प्रकार की दशा क्यों नहीं है। तो इस किताब का एक संदेश भी है, इस किताब का एक उद्देश्य भी है, और मेरे बोलने का संदेश और उद्देश्य यही है, क्योंकि यही तो मौका था कि मैं अपनी बात कह सकता हूँ। धन्यवाद। समझ आ गया, लिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सागर्भित, बहुत कम समय में समय को ध्यान में रखते हुए